हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के कॉलेज जमुई आपके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान के पंचम पत्र लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण या संसदीय नियंत्रण। लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण या संसदीय नियंत्रण संबंधी क्वेश्चन आएगा। उसका जवाब इस प्रकार नोट करना है, लिखना है। आधुनिक राज्य का कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। फलतः लोक प्रशासन के कार्यों और शक्तियों में भी विश्व पैमाने पर विस्तार पाया जाता है, क्योंकि राज्य और शासक के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कार्यों को संपादित करने का अंतिम दायित्व लोक प्रशासन के ऊपर ही होता है। परिणामतः लोक प्रशासन के कार्यों में वर्तमान समय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। चूँकि कार्य के साथ अधिकार भी जुड़े होते हैं, अतः इन अधिकारों के दुरुपयोग का विशेषकर जनतांत्रिक शासन में इसका खतरा रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार देने के साथ उसके दुरुपयोग का भी भय अवश्य ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में समुचित नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जनतांत्रिक देश में अनिवार्य रूप से लोक प्रशासन पर नियंत्रण की व्यवस्था होती है। ये नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, जो आंतरिक या बाह्य होते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रशासन यंत्र के साथ सुसंबद्ध होता है और बाह्य नियंत्रण बाहर से काम करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासक के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। उनमें व्यवस्थापिका या संसद द्वारा नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यवस्थापिका जनता के प्रतिनिधियों से बनती है, अतः यह प्रशासन की सत्ता का स्रोत होती है और प्रशासन संबंधी मूलभूत नीतियों को निर्धारित करती है। व्यवस्थापिका ही प्रशासन के लिए धनराशि उपलब्ध करती है। सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के संपादन के लिए व्यवस्थापिका प्रशासन यंत्र का संचालन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करती है। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका निम्न तरीकों से लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। पहला, मूलभूत नीतियों का निर्धारण। संसद कानूनों का निर्माण कर प्रशासकीय अधिकारियों के कार्यों और अधिकारों का निर्धारण करती है। संसद के अधिनियम उन अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं जो प्रशासकीय अभिकरणों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आय व्यय नियंत्रण। राष्ट्रीय कोष पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहता है। उसकी अनुमति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। प्रशासन के आय व्यय पर व्यवस्थापिका में वाद विवाद होते हैं और उसके द्वारा आय व्यय का पूरा नियंत्रण रखा जाता है। संसदीय प्रश्न और वाद विवाद। थर्ड पॉइंट, संसद में किसी भी प्रशासनिक विषय पर सदस्यों को वाद विवाद और प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इससे सदस्यों को भी किसी भी सरकारी नीति का समर्थन करने, विरोध करने तथा आलोचना करने का अवसर मिलता है। वाद विवाद या तर्क वितर्क के द्वारा व्यवस्थापिका अपने सरकारी अधिकारियों के प्रशासकीय कार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करती है। बजट पर वाद विवाद संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर है। चौथा पॉइंट, प्रश्नकाल। प्रश्न पूछना संसदीय नियंत्रण का एक अत्यंत ही प्रभावशाली तरीका है। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रायः प्रश्नों का समय होता है। संसद के सदस्य उचित समय की सूचना देने के पश्चात मंत्रियों से प्रशासन संबंधी प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों को इन प्रश्नों का उचित जवाब देना पड़ता है। प्रश्नों के द्वारा शिकायत व्यक्त की जा सकती है तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पाँचवा पॉइंट, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। यदि सदन का अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो कार्य स्थगित कर दिया जाता है तथा विषय पर विवाद आरंभ हो जाता है। इस प्रकार संसद के सदस्यों को प्रशासनिक कार्य की स्वीकृति या भर्त्सना करने का अवसर मिलता है। छठा पॉइंट, लेखा परीक्षण।
संसद धन प्राप्त करने वाली तथा खर्च की स्वीकृति देने वाली सत्ता है। जब यह धन को व्यय करने की अनुमति देती है तो इस बात के लिए भी आश्वस्त रहती है कि धन कानूनी रूप तथा सही तरीके से खर्च किया जाए। संसद खर्च पर यह नियंत्रण सरकारी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा करती है, जो खर्च की छानबीन कर उसका प्रतिवेदन संसद को देता है। 7वां पॉइंट, संसदीय समिति। प्रशासन पर नियंत्रण के लिए अनेक संसदीय समितियां होती है जो प्रशासन के कार्य संचालन की जांच पड़ताल तथा सूक्ष्म नियंत्रण करती है। भारत में सार्वजनिक लेखा समिति तथा अनुमान समिति संसद की 2 अति महत्वपूर्ण वित्त समितियां हैं जो प्रशासक पर बड़ा नियंत्रण रखती है। उपयुक्त सभी ऐसे उपाय हैं जिसके आधार पर संसद समस्त प्रशासकीय तंत्र पर नियंत्रण रखती है, किंतु संसद द्वारा ये सभी प्रकार के नियंत्रण सामान्य प्रकार के हैं और ये उतने प्रभावकारी नहीं हैं जितना होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। पहला, संसद के पास ऐसे उपयुक्त कर्मचारी और विशेषज्ञ नहीं होते जो प्रशासन की तकनीकी को सही रूप में समझ सके और सर्वाधिक सार्थक क्षेत्र में प्रभावकारी नियंत्रण बना सके। सेकंड पॉइंट, नीति निर्धारण में सिविल सेवक सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। अधिकांश विधेयक सरकारी दिमागों से ही उत्पन्न होते हैं। तीसरा, वर्तमान काल में प्रशासनिक कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिन पर नियंत्रण रखने के लिए संसद के पास पर्याप्त संयम की कमी होती है। चौथा, संसद के सदस्य साधारण लोग होते हैं। वित्तीय नियंत्रण के लिए उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। 5वां पॉइंट, संसद द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत निर्धारण गलत साबित हो सकता है क्योंकि वह उन परिस्थितियों से परिचित नहीं होते जिनमें कार्य किया जाता है। 6वां पॉइंट, संसद सदस्यों की आलोचना का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना या उनमें दोषों को दूर करना नहीं है, बल्कि सिद्धि प्राप्त करना और दलीय भावना के आधार पर काम करना है। 7वां, संसद सदस्यों द्वारा प्रशासकीय कार्यों की आलोचना एक पक्षीय होती है। प्रशासनिक पदाधिकारी को जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। निष्कर्षतः इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद के सदस्य संसद में सर्वथा स्वतंत्र और उन्मुक्त होकर बहस करते हैं और वे इससे प्रशासन के सुचारू संचालन पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं, किंतु कभी कभी इसका दुरुपयोग करते हुए वे प्रशासकों के उत्साह और कार्य करने की भावना को कुचल भी सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के अपने अधिकारियों के निरंकुश प्रयोग और लोकहित विरोधी कार्यों को रोकना विधायकों तथा सांसदों का आवश्यक कर्तव्य है, परंतु उन्हें निराधार छिद्रान्वेषण की प्रकृति से बचे रहना चाहिए। संसद को चाहिए कि वह मंत्री के माध्यम से प्रशासन की खबर ले और प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में उतने ही हस्तक्षेप करे जितना उसे नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित है। यहीं पर ये पाठ ख़त्म होता है। छात्र से निवेदन है या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो भी छात्र की कोई समस्या हो तो कृपया मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें।